तो चलिए अब हम घुस चुके हैं भूगोल में। भूगोल के एक एक जो भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं सबको देखेंगे। सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल से स्टार्ट करेंगे। तो कहता है पहला कि भारत जो है भारत मानक समय अपनाया जाता है। कहाँ से अपनाया जाता है? तो ये एक पॉइंट है, एक ईस्ट पे एक पॉइंट है, ये है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूडनल जो है पॉइंट 82.5 डिग्री ईस्ट पे। ये अगर देखोगे तो यूपी में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ पे ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ये लाइन माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। किसका भाग था? ये गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक भाग था, गोंडवाना लैंड का ये भाग था। ठीक है, ग्रीनविच मध्य समय जो है जीएमटी जिसे कहते हैं, से भारतीय जो मानक समय है यानी कि आईएसटी आगे है 5.5 घंटे। अगर आप देखोगे तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है कि 82.5 जो हमारा आईएसटी का टाइम है वो कितना मिनट होगा। तो 82.5 को 4 से गुना कर दो तो आप देखोगे कि ये मिलेगा आपको 2, 5 और ये हो जाएगा आपका 1, 6 और फिर 5, 165 यानी कि 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे ये आगे है, 5.5 घंटे। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। वैसे भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, चाइना के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है। बांग्लादेश हो ही गया था, तो इन सभी के साथ हमारी जो है सीमा लगती है। थोड़ी सी अफगानिस्तान के साथ भी पीओके जो है वो लगता है। तो ये सब बॉर्डर है हमारे। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है कोरोमंडल तट पर। नेपाल हमने भूल गए, नेपाल के साथ भी हमारा सीमा लगता है। सो भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है भारत का कोरोमंडल कोस्ट जो है, कोरोमंडल का जो तट है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है 30%। ठीक है, भारत के कुल अगर भूमि क्षेत्र देखेंगे तो उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना है? वो है 30%। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर है आइजोल। कर्क रेखा जो है उसके उत्तर में अवस्थित है आइजोल। कर्क रेखा अगर देखोगे तो भारत का जो ये है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, और 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो ये है आपका कर्क रेखा। ठीक है, तो इसके इसके भी कह रहा है कि उत्तर में, इसके भी नॉर्थ में अवस्थित कौन सा है? तो वो है आपका आइजोल। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा यानी कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ 9 लगती है। ठीक है, भारतीय राज्यों की सामान्य सीमा अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिला देंगे तो 9 के साथ लगती है, 9 राज्यों के साथ लगती है। अगर पाकिस्तान के साथ देखेंगे तो पाकिस्तान हमारे कहाँ पे है? ये है हमारा भारत। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान कुछ इस तरीके से है। तो हमारा ये J&K, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात का सीमा इधर लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो J&K 1, पंजाब 2, गुजरात 3, राजस्थान 4, ये 4 सीमाएं इधर लग रही हैं। और अगर बांग्लादेश के साथ देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और भी असम है एंड सो ऑन। तो ये टोटल 9 हो जाता है। गंगा के उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी। गंगा के उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है यमुना नदी। चुंबी घाटी, चुंबी घाटी स्थित है सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। चुंबी घाटी कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है भारत को अलग करता है मालदीव से। 8 डिग्री जो चैनल है भारत को कहाँ किससे अलग करता है? तो मालदीव से अलग करता है। नेपाल के साथ सामान्य सीमा है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की। ठीक है,
नेपाल के साथ सीमा सामान्य सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, बिहार की, सिक्किम की और पश्चिम बंगाल की। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में स्थित है मालाबार तट। ठीक है, गोवा और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है, मालाबार तट स्थित है। भारत की स्थल सीमा, भारत की स्थल सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो भारत की स्थल सीमा जो है 7 देशों से लगती है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित है किस अक्षांश और किस देशांतर में, तो भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो है इसके मध्य में ये स्थित है, पूरब में। तो ये है भारत का जो है लोकेशन। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है ये किस प्रकार का है, तो ये एक प्रवाल प्रवृत्ति यानी कि प्रवालों के द्वारा उत्पत्ति होता है इसका। ठीक है, प्रवालों का ये उत्पत्ति है। भारतीय प्रमाणिक समय जो IST है एवं ग्रीनविच मध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे 82.5 को हम देखते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो आपको 330 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे मिलेगा। ईस्ट मतलब आगे, वेस्ट मतलब पीछे। असोम, असोम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। असोम मतलब असम की बात कर रहा है, तो ये 7 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। दिल्ली है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेंगे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो ये 2.42% है, और इसकी परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की लगभग 17% है। ये शायद 2001 की जनगणना के हिसाब से बता रहा है, बट अगर 2011 के हिसाब से देखेंगे तो 17.4 के आसपास है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में है ये। ठीक है, अगर भारत को ऐसे आप देखोगे मैप पे तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप दिखेगा, दक्षिण पश्चिम में कम समवेयर यहाँ पे दिखेगा। नया राज्य बना है एक, तेलंगाना है। पाक जलडमरू देश के बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलडमरू बनता है जिसे पाक जलडमरू एक सीमा निर्धारण टाइप का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रों से संबंधित। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं K2 को। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहलाती है K2। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम बताना है। अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम होगा, काराकोरम पहले आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर झंस्कर आएगा, फिर पीर पंजाल आएगा। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर है। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है हिस्पर। भारत में हिमालय चोटियों, भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं नंगा पर्वत और कामेत। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां हैं नंगा पर्वत और कामेत। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम अगर देखेंगे तो काराकोरम पहले आएगा, फिर लद्दाख, फिर झंस्कर, फिर पीर पंजाल। नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। नोकरेक चोटी कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत है। ठीक है, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई को घटते क्रम में देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है कि यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में से डैश गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, ये विंध्याचल श्रेणी है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। मिकीर पहाड़ियां स्थित है असम राज्य में स्थित है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर पार करती है, तो ये पूर्वी पीर पंजाल है, पूर्वी पीर पंजाल है।
राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? तो मारवाड़ है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? मारवाड़ है। जवाहर सुरंग का निर्माण डैश दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ था क्रिटेशियस काल में हुआ था। ये पर्वतीय पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत जो 2000 मीटर से अधिक डैश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो ये सिक्किम का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कार्डेमम की पहाड़ियां हैं ये। फूलों की घाटी स्थित है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, क्या जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 100 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला क्या है? तो ये है इलायची पहाड़ियाँ। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला क्या है? तो ये है इलायची पहाड़ियाँ। थार क्षेत्र जो है डैश राज्य में विस्तृत है? तो ये राजस्थान राज्य में विस्तृत है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र डैश नाम से जाना जाता है? तो ये तराई के नाम से जाना जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र डैश नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? तो ये पश्चिमी घाट है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था? एक सर्वेक्षक था ये। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था? एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र की प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत में उम्र में प्राचीनतम है अरावली श्रेणी। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है मध्य गंगा का मैदान। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है वो है अरावली। इलायची की पहाड़ियां डैश राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। इलायची की पहाड़ियां डैश राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है नाथुला दर्रा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह नाथुला दर्रा। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है वह है नीलगिरी की पहाड़ी। भू आकृतियों में से डैश के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो वह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन आस्टीन। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन आस्टीन। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में, सेनोजोइक पीरियड में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है अनाईमुड़ी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है नामचा बरवा। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से। अपवाह तंत्र अब प्रमुख घाटियां और प्रपात एवं झीलों से संबंधित सवाल लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनती है, कहाँ पे बनती है? तो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनती है काली नदी पे बनती है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है हुगली नदी के ऊपर है। कारगिल स्थित है सूरू नदी के किनारे स्थित है कारगिल। कारगिल कहाँ पे स्थित है? तो सूरू नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में पर मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो मिठानकोट में मिलती है।
चिनाब नदी अंततः सिंध नदी पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो मिठानकोट में मिलती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 750 किलोमीटर है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 750 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये 20 से 50 मीटर है। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह है। ये कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है किसके बीच में? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, यह नदी है गोदावरी। उथली झील क्या है? तो ये खारी झील है। उथली झील क्या है? तो ये खारी झील है। बाल्टोरो बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ पर? तो काराकोरम में अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम में अवस्थित है। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है? कुर्सेला में मिलती है। बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी है, ये है साबरमती। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो बेन गंगा है। अब सही सुमेलित करना है। सरोवर और राज्य से संबंधित है। तो पुलिकट जो है सरोवर, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। हरिके है पंजाब में। नल सरोवर है गुजरात में। वेदांतांगल है तमिलनाडु में। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है वो है उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है वो है नर्मदा। वह नदी जो गुजरात की आस कहलाती है नर्मदा है। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है वो है इंडो ब्रह्म। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 802 किलोमीटर है। वह नदी जिस पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है वो है कावेरी। सोन नर्मदा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में। सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है मैकाल श्रेणी में स्थित है। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है, गंगा पहले आएगा उत्तर में, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर गोदावरी। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम होगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है वह है पुनपुन नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी डैश मिलकर गंगा नदी बनाते हैं, तो ये देवप्रयाग में मिलते हैं और गंगा नदी बनाते हैं। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एवं कावेरी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को डैश नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज और सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया है कोसी नदी ने। अपना मुहाना बदलती रहती है, कोर्स बदलती रहती है। वह नदी जो भ्रंश दोषी यानी फॉल्ट ट्रफ से बहकर होकर बहती है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ। पश्चिम की ओर यानी वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम की ओर यानी कि वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। भूमि बंधित नदी है मतलब कि चारों तरफ से भूमि में ही खो जाती है, यह है लूनी नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास जो स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र नदी का है, सतलज और सिंधु का है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से।
दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रवाहित होती है गोवा राज्य से होकर गुजरती है। जुआरी नदी जो है प्रवाहित होती है गोवा राज्य से। अब हम देख लेंगे मॉनसून एवं वर्षा से संबंधित क्वेश्चन। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने के कारण क्या है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण है लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटना। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है C2। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है कोरोमंडल का तट, क्योंकि जो रिटर्निंग मानसून है रिट्रीटिंग मानसून उससे होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है दक्षिण विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं इसको। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात की वजह से। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात की वजह से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है CWG से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, ठीक है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अल्टीट्यूड इज द मेन रीजन। जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून वहां पे बारिश करवाता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न ऑफ लैंड एंड ओशियंस। भारत में शक्तिशाली एलनीनो का कारण है सूखे का। अल नीनो की वजह से सूखा आता है, ला नीना की वजह से खूब बारिश आती है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को, ठीक है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को ये होता है। अब हम देखेंगे वन क्षेत्र से सवाल। डैश प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा लैंड और प्रतिशत देखेंगे वन का, तो सबसे ज्यादा जो लैंड मास है मिजोरम स्टेट का वो परसेंटेज में वन क्षेत्र में आता है। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है वो है मध्य प्रदेश। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है वह है मध्य प्रदेश। भारत के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ियों में। भारत के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। अब सही सुमेलन करना है वन प्रकार और प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है शिमला, शिलोंग पठार और सह्याद्री में पाए जाते हैं। मानसूनी वन जो है ये छोटा नागपुर पठार शिवालिक में पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन जो है पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल और तराई रीजन में पाए जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के में वन क्षेत्र का प्रतिशत है 21.7%। ये वन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से है, ठीक है। सुंदरवन क्षेत्र में है सघन मैंग्रोव वन है ये आपका जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है वहां पे है। अब कुछ वन क्षेत्र से और सवाल देखेंगे। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। वनस्पतियों और जीवों में कमी का वैध कारण क्या है? तो ये कारण है वनस्पतियों और जीवों में की कमी का कारण है बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, इससे जंगल कटते हैं। कृषि का फैलाव होगा तब भी जंगल काटा जाता है। चराई और जलाने की लकड़ी का एक कारण, क्योंकि कई बार जलाने की लकड़ी काटने के चक्कर में जंगल काट रहे हैं लोग। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में।
घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है। अव अवग्रीकृत वन, मैंग्रोव वनों की विशेषता से संबंधित है। दलदल, कीचड़, खारा तटीय टाइप जल, वहाँ पे आदर्श आवास भी मिलता है। पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं। ये सब मैंग्रोव वन में जाओगे तो सारी चीजें मिलेगी, दलदल मिलेगा, कीचड़ मिलेगा। अब हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआरे यानी कि वातिमुख। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है धुआरे यानी कि वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वन रोपण कर लो भाई, बाढ़ को रोकना है तो वन का रोपण कर लो। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? कहलाती है बागवानी। बादल फटना डैश में होता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है, बादल फटते हैं वहां पे। सही सुमेलन देखना है, एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी तरफ प्रदेश जहाँ पे आती है। तो बाढ़ खूब ज्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदान में आता है। कोसी नदी और बहुत सारी नदियां हैं, गंगा भी कई बार बाढ़ लेके आ जाती है। भूकंप जो है हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र में होता है और सूखा पड़ता है मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात आता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र में आता है। अब कुछ चट्टान व सैल एवं मृदा से सवाल देखेंगे। गंगा का मैदान जो है डैश से भरा है। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा है। गंगा का मैदान डैश से भरा है, तो जलोढ़ मिट्टी से भरा है। मृदा का पलबार करना संबंधित है खरपतवार को बढ़ने से रोकने से। इसके अलावा मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी में, मृदा की नमी को बनाए रखने में, इन सभी में मृदा का पलवार यानी कि मल्चिंग जो है हेल्प करता है। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक और गुजरात में। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक और गुजरात में। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है कोसी महानंदा एवं संकोश नदी के मध्य में। भारत के डैश राज्य में काली मिट्टी बृहत तौर पे पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। वह प्रदेश जहां क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है वो है उत्तर प्रदेश। करेवा मृतिका को जफरान यानी सैफरन यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार जो है जफरान कहा जाता है, के उत्पादन के लिए उपयोगी है। करेवा काफी उपयोगी होती है, ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, तभी तो केसर वहां पे ज्यादा होता है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का डैश मिलता है, तो दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का बालू, चिकना और पांसु कण मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में यानी कि क्लेड सॉइल में। केसिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। रेगूर मिट्टी जो है, रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगूर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर मिट्टी। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर की होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है ये। घूसर और भूरी जमीन अधिकतर पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। घूसर और भूरी जमीन अधिकतर पाई जाती है राजस्थान और गुजरात में। अगला जो टॉपिक है हमारा सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, सिंचाई के तौर पे किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यह है ड्रिप प्रणाली जो है पारंपरिक नहीं है, ये थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ये सिंचाई है जिसमें ड्रिप किया जाता है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर है। हीराकुंड बांध बनाया गया है, महानदी के ऊपर बनाया गया है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तेलंगाना में। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना स्थित है तेलंगाना में।
चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना डैश राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। सही सुमेलन करना है, बहुउद्देशीय परियोजना और प्रदेश। कोयला परियोजना महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। कोयना परियोजना है, सॉरी, ये आपका महाराष्ट्र में। तवा परियोजना मध्य प्रदेश में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। और काकरा पार परियोजना जो है गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी के ऊपर। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी के ऊपर। सही सुमेलन अगेन करना है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी के ऊपर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी के ऊपर। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो सतलज नदी के ऊपर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो सतलज नदी के ऊपर है। भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है जोग गरसुप्पा। जोग जलप्रपात बोलते हैं, जोग गरसुप्पा भी बोलते हैं। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है, तो 4000 मीटर है। खरदुंगला सड़क भी एक आता है, वो भी काफी ऊंचा है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। टिहरी बांध परियोजना की से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। सलौलिम रिजर्वायर स्थित है गोवा में। सलौलिम जो रिजर्वायर है स्थित है गोवा में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु राज्य में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तमिलनाडु राज्य में। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर के द्वारा होती है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर के द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना डैश नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। भारत की सिंचाई का क्षमता जो है उसका 47.78% लघु एवं बृहद परियोजनाओं से ही होता है। मैथॉन, बेलपहाड़ी तथा तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया है महानदी के ऊपर। दामोदर घाटी निगम स्थापित है किया गया था 1948 में। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। अब हम देख लेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है रबड़ के लिए। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं कहाँ पे, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं। कोयला नगरी कहते हैं धनबाद को। कोयला नगरी कहा जाता है धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन है, गैर नवीनीकरण का संसाधन है। मोनाजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम। मोनाजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम। राजस्थान के नागौर, बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं जिप्सम का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क खनन है ये। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में चिड़िया जो जगह है लौह अयस्क का खनन होता है यहाँ पे। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप में से वितरित है, यह खनिज है टाइटेनियम का खनिज है ये। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में होता है ये। भूमिगत कोयले का दहन होता है झारखंड राज्य में होता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत के में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी वह है दार्जिलिंग।
वह शहर जो असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है वह है दिग्बोई। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान प्रसिद्ध है तांबे के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है राजस्थान। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है राजस्थान। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु में। लिग्नाइट का खनन होता है नेवेली में। तुम्मलपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात। लौह अयस्कों में बैलाडीला में खनन होता है, हेमेटाइट का खनन होता है। भारत में कोयला डैश भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है, तो ये गोंडवाना में पाया जाता है। भारत में कोयला डैश भौमकीय शैल समूह में पाया जाता है, तो गोंडवाना में पाया जाता है। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। ज्वारीय शक्ति परियोजना है भावनगर। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं झरिया क्षेत्र को कहते हैं। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में। रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। ठीक है, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है मुंबई हाई। बैलाडीला खान जो है डैश राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं वो है दामोदर। कैमूर पठार प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है 12% का योगदान है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है डिगबोई जो कि असम में है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट हुआ था 1970 और 1980 के दशक के दौरान। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो ये 67% जो पूर्ति है कोयले से होती है। वाणिज्यिक ऊर्जा की 67% कोयले से होती है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है वह है आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है वह है आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। झारखंड का लौह अयस्क में उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है सिंहभूम। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भारत में पहला पन बिजली यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में, यह आरंभ हुआ था। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है वह तापीय स्रोत। खनिज अयस्क निक्षेपों में से डैश दंड का कारण्य प्रदेश में मिलता है, यह है बक्साइट। ठीक है, यह कौन सा है, तो यह है बक्साइट। यह है बक्साइट, मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, यह है कैगा। कैगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यह यहाँ मुख्य रूप से उत्पन्न है चूना पत्थर। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है धारवाड़ में। अब हम देखेंगे उद्योग एवं व्यापार से संबंधित सवाल। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था रिसरा जो कि पड़ता है कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई है सोवियत संघ की सहायता से। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई है सोवियत संघ के सहायता से। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है राउरकेला। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है तमिलनाडु में, कोस्टल एरिया में है ये। अखबारी कागज उद्योग डैश स्थान पर अवस्थित है, तो ये नेपानगर एक जगह है, वहाँ पे काफी ज्यादा जो है अखबारी कागज उद्योग का ये स्थान है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है, यह है भीलवाड़ा। वस्त्र उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी, तो ये
असम के गुवाहाटी में स्थित है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक। कॉफी यानी कि कहवा कह सकते, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक है। भारत के डैश राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं आपको कोयम्बतूर में। तांबा उद्योग स्थापित है खेतड़ी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है मोकामा में, जो कि बिहार में पड़ता है। टिस्को संयंत्र डैश के नजदीक है, तो ये टाटा नगर, जमशेद जी टाटा, टाटा नगर। भारत में कोर उद्योग यानी कि कोर इंडस्ट्रीज हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, कोयला यानी कि कोल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। इसके अलावा और भी हैं, टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं भारत में। वह प्रमुख उद्योग जो मूरी में स्थापित है, यह है एल्यूमिनियम का उद्योग। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, भद्रावती नदी के ऊपर है। कपास क्षेत्र जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भारसम मूलक, वेट लॉस्ट मूलक हैं। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है रांची। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है झारखंड के बोकारो में। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है झारखंड के बोकारो में। अब हम देखेंगे परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पहला कहता है कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 21.8 किलोमीटर है। 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, यह है सिलचर और पोरबंदर। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है 1676 mm, ठीक है, यानी कि 1.676 किलोमीटर। लाख किट का एक शरीर स्त्रावन है लाख। लाख किट का एक शरीर स्त्रावन है लाख। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, ठीक है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है मैंगो सावर्स के रूप में जाना जाता है। कॉफी के लिए मशहूर है कोडगू, कॉफी के लिए मशहूर है कोडगू। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NH27। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है NH27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल डैश नदी के ऊपर बना है, तो ये चिनाब नदी के ऊपर बना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ये। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किए जाने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में। अब हम सूची 1 और सूची 2 को मैच करेंगे। एक तरफ है रेलवे क्षेत्र, दूसरी तरफ है उनके मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। दक्षिण मध्य का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पश्चिम मध्य का जबलपुर में है। उत्तर मध्य का इलाहाबाद यानी कि अब जो है ये प्रयागराज कहते हैं। भारत के बड़े बंदरगाहों में से डैश का नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है, यह है कांडला पोर्ट। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है, इसकी संख्या का नाम क्या है, तो NH07 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है, यह है कोलकाता। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज है राष्ट्रीय राजमार्ग की एक परियोजना है जिसमें 4 जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं उनको जोड़ा जा रहा है। गोल्डन जो ये क्वाड्रेंगल है वो है। भारत जो है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ये पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यह है बिहार में। यह है बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी। मरमू गोवा पतन स्थित है गोवा में। मरमू गोवा जो है एक पतन है, ये कहाँ पे स्थित है, तो गोवा में स्थित है। बड़ी लाइन की जो 2 पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन की जो 2 पटरियां होती हैं इनके बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रतिशत 2% है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है 2%। अब हम देख लेंगे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित सवाल। नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा, कमल और मखाना। नदी में उगाई जाने वाली फसल है सिंघाड़ा, कमल और मखाना।
पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है फलों का। पोमोलॉजी जो है अध्ययन करता है फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, इसमें फाइबर होता है, इसमें विटामिन्स होते हैं, खनिज होता है और सूखा सहिष्णु होता है ये। ठीक है, मतलब कि अगर आप इसको जहाँ बारिश नहीं भी हो रही वहाँ भी उगा सकते हो। कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है इसमें, इसलिए इसको चमत्कारी अनाज कहा गया है। जायद फसल क्या क्या होते हैं, तो मूंग है, उड़द है, तरबूज है, ये सभी जायद फसल होते हैं। खरीफ, रबी और जायद फसलें जो है आप जानते होंगे कैटेगरी वाइज। भारत मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत में राजस्थान है भाई। भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन करता है भूमि की वहन क्षमता का। प्रमाणिक पोषक इकाई मापन करता है भूमि की वहन क्षमता का। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोंडू, पोड़ू बोलते हैं इसको। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है पोड़ू। मध्य प्रदेश लगभग प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है, तो 50% योग्य है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दुआब की मुख्य कृषि फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दुआब की मुख्य कृषि फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में कपास राज्य में अग्रणी राज्य है गुजरात। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में अधिकतर खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को प्राप्त है। वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। भारत में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है भाई। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है वह है केरल। भारत का वह राज्य जो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है वह है केरल। भारत में एकमात्र राज्य जो केशर का उत्पादन करता है वह है जम्मू कश्मीर। भारत में एकमात्र राज्य जो केशर का उत्पादन करता है वह है जम्मू कश्मीर। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है वह है बिहार। वह राज्य जहाँ कृषि भूमि 60% से कम है वह है बिहार। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत के डैश राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है, यह है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत के बिहार एवं उत्तर प्रदेश में ये दो राज्य हैं जहाँ पे गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत अपनी आवश्यकता के से अधिक उत्पादन करता है चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है चाय का। कृषि में युग्म पैदावार आशय है एक ही साथ दो फसल को उगाने से। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है एक ही साथ दो फसल को उगाने से। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का नाम है। भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है दक्कन ट्रैप। भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है मक्का। हरित क्रांति के कारण डैश के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। मानव प्रजातियों से रिलेटेड देखते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु के नीलगिरी एवं उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है टोडा जनजाति। सही सुमेलन करना है जनजातियां और राज्य। भोटिया जनजाति है उत्तराखंड की। गुज्जर है जम्मू कश्मीर की। गद्दी है हिमाचल प्रदेश की और डफला है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। टोडा जनजाति जो है निवास करती है तमिलनाडु में। भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। गड्डी जो है गड्डी लोग निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में।
बोडो निवासी गारो पहाड़ी में रहते हैं, बोडो। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, मताई कहा जाता है। मताई, और आपको पता होगा कि वहाँ पे मतई और एक और ट्राइब है, उनके बीच में जो है विवाद चलता है, ठीक है। कुकी और मताई। सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में, सिद्धि जनजाति गुजरात। अब विविध से सवाल देखेंगे। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्रों में। भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ क्षेत्र में। भारत का स्थलाकृत मानचित्र संगठन द्वारा बनाया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे गली कटाव कहते हैं। भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन जो क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। भारत का सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल कहता है कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है प्रयागराज है भाई, इलाहाबाद, ठीक है। संगम पे ही ये तो स्थित है, वैसे तो गंगा यमुना के संगम पे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई है, इसकी है 1000 से 2000 मीटर। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट को टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचान किया गया था मानसरोवर तिब्बत। एक द्वीप नहीं है, उड़ान जो है नवी मुंबई एक द्वीप नहीं है भाई। जुड़वा नगर ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। एक प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप, प्रवाल से ही बना है ये, ठीक है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि, मैक्सिमम लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। रांची शहर स्थित है झारखंड में स्थित है भाई। पाराद्वीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। रामेश्वर स्थित है तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। कंचनजंगा, रुंडन, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सब वहीं पे हैं गंगोत्री में ही। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। अब हम घुस जाएंगे विश्व के भूगोल में। सबसे पहले देखेंगे हम टॉपिक ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। चंद्रमा के सदृश ग्रह हैं बुध। चंद्रमा के सदृश ग्रह हैं बुध। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य ऐसे चक्कर काटती है ना इलिप्टिकल पाथ में, तो इलिप्ट ऐसा होता है, सूर्य किसी न किसी फोकाई पे होता है, तो जब सबसे दूर होती है सूर्य से पृथ्वी तो उसे अपसौर कहा जाता है। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। वायुमंडलीय अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 93 मिलियन मील की। सूर्य है एक पीला तारा है भाई, पीला तारा है सूर्य एक। बृहद ग्रह नहीं है, यह मंगल जो है बृहद ग्रह नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल जो है टोटल कॉन्स्टिलेशन की संख्या 88 है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं ये। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य है भाई। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के यानी कि NiFe बोलते हैं, निकेल और फेरस के निर्माण में निकेल और फेरस होते हैं, तभी तो नीफे कहा जाता है उसे। सेरेस एक बौना ग्रह है। सेरेस एक बौना ग्रह है जो मौजूद है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है वह है शनि। वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है वह है शनि। ब्लू मून का तात्पर्य है
पूनम का चांद यानी पूर्णिमा से। ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद यानी पूर्णिमा से। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने से 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, यानी कि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जो अर्थ पे होती है वो चंद्रमा पे 1/6 हो जाती है, तो इसका भार चंद्रमा पे हो जाएगा 16.7 न्यूटन। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। ठीक है, मरकरी। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती हैं। चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल में किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती हैं, इसीलिए सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज की थी कॉपरनिकस ने। सौर विकिरण डैश परास में दिखता है, तो इसका परास होता है 400 से 780 नैनोमीटर। सौर मंडल का भाग नहीं है, सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। ठीक है, सौर ऊर्जा कहाँ से मिलेगी भाई? तो सूर्य से ही मिलेगी। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है लगभग कितना है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है। 8 मिनट 20 सेकंड लग जाता है सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह ही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का तो एक है लेकिन बुध का एक भी नहीं है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है वह है, उसका नाम है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग 365.25 दिन लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन लग जाता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत कराते हैं वह है सप्तऋषि। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं क्योंकि यह बताने के लिए इन्होंने यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। डैश के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार, जिसे हम जीएमटी भी कहते हैं, ग्रीनविच टाइम। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है पृथ्वी। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस को। विषुवृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक है, कितना अधिक है? तो 43 किलोमीटर अधिक है। विषुवृत्तीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से अधिक है, कितना अधिक है? 43 किलोमीटर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उड़ीसा से होकर। ये 8 स्टेट से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बट इसमें उड़ीसा नहीं आता है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा पठार का। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। टोटल कितनी रेखाएं हैं? तो 181 हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं 181 रेखाएं हैं। चंद्र ग्रहण होता है तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की आकृति ऐसी है कि ये भूमध्य रेखा पे चपटी है। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भूमध्य रेखा पे होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और हम जानते हैं कि जितना सेंटर से दूरी बढ़ेगा उतना वेट थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली कम होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है।
यदि ग्रीनविच प्रधान जो है मध्याह्न रेखा पर 12 का दोपहर हो रहा है, मतलब कि जीएमटी पर 12 बज रहा है, तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा अवस्थित स्थान पर होगा 2 बजेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पूरब की तरफ जा रहे हो, 30 मिनट बढ़ रहा है, तो 30 गुने 4 कर दो, 120 मिनट बढ़ जाएगा। 30 डिग्री में 120 मिनट बढ़ेगा, यानी कि 2 घंटा ज़्यादा होगा। वेस्ट साइड जा रहे हो, ईस्ट साइड में कम होता है, वेस्ट साइड में ज़्यादा होता है, तो 12 में 2 जोड़ोगे तो ये 2 बजे का अपराह्न का टाइम होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ये प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी और सीमाएं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी स्थित है केप टाउन है। ये पेंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप को कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं, इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है उत्तरी। आर्कटिक क्षेत्र है उत्तरी में, और अंटार्कटिक जो है, अंटार्कटिक है दक्षिणी ध्रुव के निकट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे विशाल है एशिया। टोटल 5 महाद्वीप है। वे देश जिनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है वह है चिली और अर्जेंटीना। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है पर्वतीय रेखा है। मृत सागर यानी कि डेड सी के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। मृत सागर के साथ यानी कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है वह है सतलज नदी। अफगानिस्तान डैश देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, तो ये पाकिस्तान के साथ रखता है। अफगानिस्तान जो है डैश देश के साथ सबसे लंबी सीमा रखता है, तो पाकिस्तान के साथ रखता है। वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं वह है अफ्रीका, इसमें शायद 54 है, और एशिया में 48 है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। ठीक है, होन्शु द्वीप। डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड है ये। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी कि अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है चिली। चिली जैसा लगता भी है ये। एक स्थल रुद्ध देश है हंगरी। ठीक है, एक स्थल रुद्ध देश है हंगरी। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं किसके किसके साथ हैं, तो ये सीमाएं लगती हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के साथ लगती हैं। अगला कहता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें एशिया नहीं दिया था, तो इसलिए अफ्रीका आएगा। एशिया तो सबसे बड़ा है ही वैसे। भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र से सवाल देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि एक कायांतरित चट्टान नहीं है, तो डोलोमाइट जो है एक कायांतरित चट्टान नहीं है, जिसे हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। ये मेटामॉर्फिक नहीं है। खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होता है अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रोड़ में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है निकेल एंड फेरस। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी के आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। वलय क्रिया यानी कि फोल्डिंग जो है, वलय क्रिया यानी कि फोल्डिंग परिणाम किसका है? वलय क्रिया यानी कि फोल्डिंग परिणाम है पर्वत निर्माणकारी यानी कि ओरोजेनिक बल का। विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं महाद्वीप। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे पर्वत पठार एवं मरुस्थल से रिलेटेड। तेहरान जो है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो ये एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। न्यून हिम रेखा है
अल्प्स क्षेत्र पर है, ये न्यून हिम रेखा है अल्प्स क्षेत्र पर। युवा वलित पर्वत नहीं है, अरावली व अपलेशियन। शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वे हैं अवसादी शैल। सहारा रेगिस्तान है, गर्म प्रकार का रेगिस्तान है ये। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का है, तो गर्म प्रकार का रेगिस्तान है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान चट्टानी सतह कहलाती है, फेल्सेन मीर कहलाती है। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फेल्सेन मीर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है कूला कांगरी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा रेगिस्तान। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पेनाइन यूरोप में है। अल्पेश अपलेशियन अमेरिका में है। और अरावली भारत का उदाहरण है, पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चीन में स्थित है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, अल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां डैश प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं, तो ये नवीन मोड़दार यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। गोबी का मरुस्थल है चीन में। गोबी का मरुस्थल है चीन में। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण उदाहरण है अपघर्षण भूक्षरण का। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। पृथ्वी की छत स्थित है तिब्बती पठार में। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी एवं भूकंप से रिलेटेड। एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, यह है प्लूटोनिक भूकंप। रिक्टर स्केल मापक पैमाना है भूकंप का। रिक्टर स्केल मापक पैमाना है भूकंप का। भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है मर्केली पैमाना। भूकंप की गहनता नापने हेतु लाया जाता है मर्केली पैमाना। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है मशीन द्वारा सिस्मोग्राफ पर। टफ संबंधित है, किससे संबंधित है, ज्वालामुखी राख से संबंधित है टफ। माउंट एटना यह एक ज्वालामुखी है। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अग्निवृत्त को इस संदर्भ में भी जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में भी अग्निवृत्त को जाना जाता है। अब हम देखेंगे अपवाह एवं नदियों के किनारे स्थित नगरों के बारे में। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। ताउपो झील स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग नदियां। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं मरे और डार्लिंग नदियां। एक नदी जो प्रशांत महासागर की ओर बहती है यह है अमूर नदी। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। विश्व में अधिकतम पोटेंशियल जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन क्या है, तो यह एक खंड है यानी कि गॉर्ज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्रा द्वारा। सीन नदी डैश नगर से होकर गुजरती है तो पेरिस से होकर गुजरती है। सीन नदी डैश नगर से होकर बहती है तो पेरिस से होकर बहती है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान है हरिके बराज। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है नील नदी। पनामा नहर जुड़े हुए महासागर हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। पनामा नगर जुड़े हुए महासागर हैं अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है अंगुलित एवं
पंजक डेल्टा का, अंगुलित यानी कि बर्ड फुट डेल्टा का ये एग्जाम्पल है। 12 मासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से, 12 मासी नदियों में जल आता है बर्फ के पिघलने से। अब हम देख लेंगे महासागर एवं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। गर्म जलधाराएं हैं अलास्का की धारा, मोजाम्बिक की धारा एवं एंटीलिस की धारा। सरगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, सरगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा, यानी कि गर्म धारा है ये। अड्डू प्रवाल द्वीप डैश महासागर में स्थित है, तो ये भारतीय महासागर में स्थित है। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है वह है मृत सागर। सागरीय लवणता यानी कि सैलिनिटी का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी, और अरब सागर में पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी। महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के कारण, महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के कारण, महासागर में ऊंची जल तरंगे उठती हैं चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो यह एक महासागरीय धारा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 होता है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है वेंगुएला धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है वेंगुएला धारा। जल संधियां एवं महासागरीय गर्त से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है वह है हिंद महासागर। हिंद महासागर और लाल सागर को डैश जल संधि जोड़ती है, तो ये बाब अल मंदेर जल संधि जोड़ती है। 90 इज रिज स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। 90 इज ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक मलक्का स्ट्रेट जो है में आने जाने की सुविधाएं हैं, ये हिंद महासागर से चीन सागर तक है। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत को अटलांटिक से जोड़ता है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। यूरोप के रूहर या फिर रूहर जर्मनी में पड़ता है, रूहर प्रदेश का एक प्रमुख उद्यम है, यहाँ पे औद्योगिक उद्यम है, ये रूहर वैली बोलते हैं, जर्मनी में पड़ता है। अब हम देखेंगे खाड़ी एवं द्वीप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी जिसे न्यू गिनी कहा जाता है। जावा द्वीप का एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच स्थित है। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। वह देश जहां सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं यह है इंडोनेशिया, ये 17,000 द्वीपों का समूह है। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है यह है दक्षिण प्रशांत महासागर। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है बोर्नियो। वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है बोर्नियो। ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो में से ये बोर्नियो ही होगा इसका आंसर। फिजी द्वीप जो है, फिजी द्वीप अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है फिजी द्वीप? तो यह अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। अब हम देख लेंगे वायुमंडल का संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं भारत में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन क्या है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल जो है के बारे में सत्य ये है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, इसमें इसकी ऊंचाई औसतन 13 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78.3 के आसपास है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत है, वहाँ पे ओजोन लेयर जो है पाया जाता है। जनरली स्ट्रेटोस्फियर ये होता है, स्ट्रेटोस्फियर में यानी समताप मंडल में पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। सिंपल है, वेरी सिंपल। वायुमंडल ही तो कहोगे पृथ्वी के चारों तरफ जो गैस है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब आता है। अब हम देखेंगे वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार तथा चक्रवात से रिलेटेड। गरजने वाली चालीसा
क्रुद्ध पचासा चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के डैश गोलार्ध में चलती हैं, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। गरजने वाली 40, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं। एक प्रभावी कोरोलिसिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक प्रभावी कोरोलिसिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सीरी को उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं सहारा में। सीरी को जो उष्ण आर्द्र हवाएं हैं ये कहाँ बहती हैं? सहारा में बहती हैं। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड से अभिप्राय क्या है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं जिसे हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। साफ रातें जो होती हैं जिसमें आपको कम जो है बादल दिखते हैं, वो मेघीय रातों की अपेक्षा में अधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि विकिरण यहाँ पे हो जाता है विकिरण के कारण। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा होती है यहाँ पे। भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। मानसूनी क्षेत्र में गर्मी की वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सबसे कम मतलब कह सकते काफ़ी कम वर्षा होती है। टोर्नेडो, टोर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। टोर्नेडो जो है ये पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो कि उठती है अमेरिका में। अब हम देखेंगे जलवायु एवं घास के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चंस को। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना के मैदान। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कह सकते हैं कि जो आपका उत्तर पश्चिमी से चलकर ये आती है इधर की तरफ, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट है जीवोम या फिर बायोम चैपेरल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आते हैं मध्य चिली, केप टाउन एवं एडिलेड में आते हैं। ये मध्य चिली, केप टाउन एवं एडिलेड में आते हैं। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान नाम है पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। सुमेलित करना है तो अत्यधिक गर्म क्या है भाई? सहारा ही तो। सहारा इज ए वेरी हॉट डेजर्ट। अत्यधिक ठंडा जो है अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ पे स्लैंट जाती है सूरज की किरणें, तो गर्म वहाँ होता नहीं। सबसे अधिक वर्षा अपना भारत में चेरापूंजी में, मेघालय में होता है, मौशिनराम चेरापूंजी। अधिक सूखा आपको चिली में देखने को मिलेगा। ब्राजील के पठार के पास मैदानों को कहते हैं कंपोस, ठीक है। ब्राजील के पठारों के पास जो मैदानी भाग हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कंपोस कहते हैं, ठीक है। कंपोस और लानूस का कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वन एवं मृदा से सवाल देख लेंगे। टैगा के कोनधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा क्या है? तो वह है पॉडजोल। टैगा के कोणधारी वन क्षेत्र प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है क्या है? पॉडजोल। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती हैं बर्फ द्वारा। सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय के द्वारा। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय के द्वारा। मृदा संरक्षण जिसमें मृदा की को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण जिसमें क्या किया जाता है? मृदा के नुकसान को से सुरक्षित किया जाता है मृदा को। अब हम देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड। ऊर्जा का पारस्परिक स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा। बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल डैश प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर पूर्व भाग जो है से संबंधित है। तेल के कोष सबसे ज्यादा है वेनेजुएला में। तेल के रिजर्व कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला में ही है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व के
विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की डैश पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो ये विटवाट सैंड में ये अवस्थित है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है वह है हेमेटाइट। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है वह हेमेटाइट। जोहानसबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, आपको साउथ अफ्रीका में पड़ता है। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिन्स। ठीक है, बिटुमिनस जो है कोयले का एक सामान्य प्रकार है। अब हम देख लेंगे मानव प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्म के आधार पर अगर देखा जाए तो मानव की उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका के रिफ्ट घाटी में। ओजोन यानी कि O3 के बारे में सत्य क्या है? ओजोन यानी कि O3 के बारे में सत्य यह है कि यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषित करती है। यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। अधिवासी बस्तियां जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्तियों के तौर पर। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी का डेजर्ट। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी का डेजर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्रॉल। क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिणी अफ्रीका की। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी डैश नदी के में पाई जाती है, तो ये कॉन्गो नदी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जो जनजाति है पिग्मी, ये पाई जाती है कॉन्गो बेसिन में। एस्कीमो निवासी हैं कनाडा के। एस्कीमो कहाँ के निवासी हैं? तो कनाडा के हैं। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। ठीक है, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। निग्रीटो प्रजाति जो है सेमांग समुदाय से बिलोंग करती है। निग्रीटो प्रजाति जो है इस सेमांग समुदाय से बिलोंग करती है। अब हम देखेंगे परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन को। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार से। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, जोजिला पास। अब हम एक तरफ रेल मार्ग देख रहे हैं, दूसरी तरफ जोड़ने वाले स्थान देख रहे हैं। तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो है पेरिस से वारसा तक है। पेरिस से वारसा तक है। ट्रांस एंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स से वाल्परेजो तक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक है, सबसे लंबा माना जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। अब हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड। पहला कहता है कि 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था चीन। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था चीन। विश्व का सबसे अधिक केशर उत्पादक करने वाला देश है ईरान। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है यह है चीन। विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है सैंटोस को। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राजील में। विश्व में आधे से अधिक कहवा यानी कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील में। अब हम देखेंगे कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध के क्वेश्चन। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक यानी कि जियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। आरोही क्रम तो यह है केंद्रीय उच्च भाग, फिर है महान मैदान, फिर है तटीय मैदान, फिर है उत्तरी पर्वत। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजिसी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजिसी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट वैली। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। मरुदभिद वन पाए जाते हैं, मरुस्थल वन में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात डैश दो झीलों के बीच स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों का आधा हिस्सा लगभग चीन में है। रेनबो कोलिशन
संबंधित है ब्राजील, भारत एवं दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया में। इतनी आबादी मिलती है दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, अभी जो है भारत हो चुका है। एस्परांटो क्या है? एस्परांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाली के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या हैं? स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है वो है कनाडा। पृथ्वी के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा है जल से, मतलब पृथ्वी पे 70% जल है। अब हम देखेंगे जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को। जनसंख्या नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। सीएए के अंतर्गत नागरिक प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा जनगणना विभाग के द्वारा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है मिजोरम में। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारण है जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन यानी कि प्रवास। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घटेगी तो एक बंदे के ऊपर ज़्यादा भूमि आएगी तो मानव भूमि अनुपात बढ़ेगा। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? जनसंख्या कम होगी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे अकाल और महामारी। 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे अकाल और महामारी। 2011 में की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। बिहार तीसरे नंबर पे आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, फिर दमन एंड दीव एवं फिर आता है चंडीगढ़। 2001 से 2011 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या की वृद्धि दर रही 17.70। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर ही नहीं दिया। खैर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लिंगानुपात दूसरे में, पहला है राज्य। हरियाणा सबसे निचले पायदान पे था। 2011 की जनगणना के हिसाब से लिंगानुपात में मात्र 879 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। जम्मू कश्मीर नंबर 2 पे था इसमें 889, सिक्किम फिर 890, फिर उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो 912 था। भारत का वह प्रदेश जहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% है तो वह है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। भारत का वह प्रदेश जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या की 25% है वह पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहाँ 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई वो थी असम। वह देश जिसकी जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है वह है चीन, क्योंकि यहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी जो है लगाई गई थी शुरू में, उसके ये परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के डैश राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है तो वह है मिजोरम। सबसे ज़्यादा ट्राइबल परसेंटेज में देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार डैश धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई वो थी जैन धार्मिक समूह। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर थी 90.92%। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना वाला राज्य है बिहार। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के हिसाब से वाला राज्य है बिहार। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना जिस राज्य में है वो है केरल, 94% है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31%। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य की न्यूनतम है। हर 1000 जीवित जन्मों में से सबसे पहले जन्मदिन के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है शिशु मृत्यु दर कहा जाता है इसे। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या है, तो 2001 की है ये, 11 की अब देखनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं हमारे लिए। जनगणना 2001 का कोई मतलब नहीं हमारे लिए। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि थी 12.6%। हालांकि ये भी कोई मतलब नहीं है अभी हमारे लिए। क्षेत्रफल में कम से कम में क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र। 2001 की जनगणना नहीं देखेंगे। भारत के में जनगणना के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से तो ठीक है। 2001 हम नहीं देखेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, घट गई थी, यह है 1921। 2001 नहीं देखेंगे। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ की हो गई मई सन 2000 में, मई सन 2000 में हो गई थी। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वह बिहार, फिर आता है उसके बाद पश्चिम बंगाल। 2001 के हिसाब से पश्चिम बंगाल था, बट 2011 के हिसाब से बिहार है नंबर 1 पे और नंबर 2 पे है अभी पश्चिम बंगाल। भारत में शहरी यानी कि अर्बन जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 2001 के हिसाब से था, तो ये नहीं पढ़ेंगे। अभी जो है ये 31% से ऊपर है। जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी में लिंग अनुपात का संदर्भ है प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं उनका अनुपात। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कमी का रुख दिखाती है, कमी का रुख दिखाती है। ये नहीं देखेंगे हम। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या है 121.084 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है पंजाब में, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा है, और लक्षद्वीप में। 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है, 1106 लोग हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। अब आ गया यहाँ पे पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण और परिस्थितिकी को हम अलग से देख लेंगे।